इकलौते बेटे रुपेश की शादी नीलिमा से की, पर शादी में दहेज कुछ न मिलने की वजह से आए दिन कांता नीलिमा को खरी खोटी सुनाती थी। जल्दी जल्दी बर्तन धोने की वजह से नीलिमा के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। सत्यानाश हो इसका, दहेज में लाई थी जो तोड़ दी, अब खड़ी क्यों है? साफ कर इसे, बहाने बनाना तो इससे सीखो। शोर सुनकर रुपेश वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने सुबह सुबह? क्यों उस बेचारी को हर समय ताना मारती रहती हो? इसकी क्या गलती इसमें? मुझे नीलिमा पसंद थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ भरी, और मुझे दहेज वहेज ये सब नहीं चाहिए था। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। नीलिमा पढ़ी लिखी है, समझदार है, और क्या चाहिए? और वो झूठ नहीं बोल रही। परी ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया, रोती रही है वो, अब सुबह सोई है वो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, पर हमें तो चाहिए था। माँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अच्छा बताओ क्या चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से लेता आऊंगा। कांता फिर वहाँ से मुंह बनाती हुई चली जाती है। नीलिमा, माँ की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। अरे नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। और हाँ, ये बताइए, आपने मुझे ये जाने वाली बात कल रात को क्यों नहीं बताई? सॉरी, भूल गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए और परी के लिए मैं क्या लाऊं? हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और परी को उसके पिताजी। बस आप जल्दी आ जाना। नीलिमा रुपेश के गले लग जाती है। रुपेश अपना सामान पैक करके ऑफिस के काम से निकल जाता है। नीलिमा हाथ हिलाती हुई रुपेश को बड़े प्यार से बाय कर देती है। हे री, क्या चुगली कर रही थी मेरी रुपेश से? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने सच में कोई चुगली नहीं की उनसे। झूठ बोलती है, मैंने सब सुना, तू मेरी ही चुगली कर रही थी। तभी वहाँ नीलिमा के ससुर किशनलाल भी आ जाते हैं। तुमने बहुत ढील दे रखी है अपनी बहू को, ये सब उसी का नतीजा है। अच्छा, तो ये बात है। ए लड़की सुन, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। माँ जी, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी? गलत तेरे साथ नहीं, गलत तो हमारे साथ हुआ है। सोचा था बेटे की शादी में खूब भर भर के मिलेगा, मिला क्या? ठन ठन गोपाल है? कांता और किशनलाल अपनी बहू की एक नहीं सुनते। उसके सामान के साथ उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंड भी बहुत थी। रुपेश को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनके वापस आने का इंतजार करूंगी मैं, पर इतनी बारिश में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? किधर आसरा लो? माँ के घर भी नहीं जा सकती मैं। उन्हें पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। एक हाथ में बच्ची और दूसरे हाथ में सामान उठाए कमरे की तलाश में इधर उधर पूछने लगती है, पर उसे कहीं भी सिर छुपाने के लिए कमरा नहीं मिलता। फिर एक सेठ से पूछती है। माँ बेटी को देखकर सेठ को तरस आ जाता है उन पर। बड़ी कमरा तो नहीं है मेरे पास, पर तुम दोनों के सिर छिपाने जैसी एक चीज है। सेठ उसे बंद कमरे के पास ले जाता है जो सालों से बंद पड़ा था। बड़ी ये है, थोड़ा टूटा फुट्टा है, शायद इससे तुम्हारा काम चढ़ जावे। हाँ सेठ जी, मुझे ये चाहिए, मैं रह लूंगी यहाँ। बड़ी, तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ आराम से रहो, किसी चीज की जरूरत होवे तो बता देना। शुक्रिया सेठ जी। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। नीलिमा उस टाइट दरवाजे को जैसे तैसे खोल देती है। अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कमरा नहीं एक टॉयलेट था जिसमें सालों से कोई नहीं आया था। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल, मिट्टी। नीलिमा एक लंबी सांस लेती है। फिर कोई बात नहीं, मुझे तो बस सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। नीलिमा अपनी सोने की अंगूठी बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आती है और वहाँ रहने लगती है। चलो, घर का कुछ सामान तो ले लिया, पर किराया भी तो देना है इसका। मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि कोई भी छोटा मोटा काम कर सकती हूँ, इतना तो मुझे करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। उसे कोई पहचान न पाए इसलिए नीलिमा रोज टॉयलेट से घूंघट में निकलती काम की तलाश में। वहाँ कांता और किशनलाल आराम से सोफे पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजती है। रुपेश बेटा, तुम अच्छा बताओ, कैसे हो और कब आओगे? मैं ठीक हूँ पिताजी, मैंने बस हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। आप सब कैसे हो वहाँ? माँ, नीलिमा
और हाँ, मेरी प्यारी सी बेटी, सब कैसे हैं? बात तो कराइए माँ और नीलिमा से। तभी किशनलाल इशारा करके कांता को बताता है कि वो नीलिमा के बारे में पूछ रहा है। कांता फट से किशनलाल के हाथ से फोन छीन लेती है। रुपेश बेटा, सारी बातें क्या अपने पिताजी से ही करेगा? थोड़ी अपनी माँ से भी कर ले। माँ, आप कैसी हैं? आप सबकी यहाँ बहुत याद आती है। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी। मुझे यहाँ पता नहीं और कितने दिन रहना पड़े, महीनों या 1 साल, तो सोचा आप सबको भी मैं यहीं अपने पास बुला लूं। मैंने एक फ्लैट भी देख लिया है। आप सब साथ में रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ में काम भी होता रहेगा। अच्छा माँ, आपसे बातें बहुत हो गईं। जरा नीलिमा से बात कराइए, ये खुशखबरी उसे भी बता दूं। नीलिमा? नीलिमा वो बाजार गई हुई है सब्जी लेने। उसके आते ही मैं तुम्हारी बात उससे करा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। आज तो तुमने झूठ बोल दिया, पर आगे का क्या? ये झूठ कब तक चलेगा? मैंने सब सोच रखा है, मुझे आगे क्या करना है। जब बेटा आएगा तो बोल दूंगी तेरी पत्नी घर से भाग गई, और क्या। वहाँ नीलिमा हाथ में बेटी को लिए दुकानों पर काम तलाश रही थी, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता। थक हार कर वो वापस अपने उसी टॉयलेट वाले घर में आ जाती है और उसे अपने पति रुपेश की याद आने लगती है। तभी वो खाना छोड़ देती है और रोने लगती है। रुपेश, आप कब आएंगे? आपकी बहुत याद आ रही है। सुबह उठकर फिर वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है, पर उसे आज भी कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो घर वापस जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ती है। एक बार इस ढाबे पर और पूछ लेती हूँ, शायद यहाँ कोई काम मुझे मिल जाए। नीलिमा ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से पूछती है काम के लिए। भैया, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है, कैसा भी काम हो मैं कर लूंगी। ढाबे वाला पहले तो उसे बड़े गौर से देखता है। कोई बहुत गरीब लगती है, हाथ में बच्चा भी है, कपड़े भी बेचारी ने फटे हुए पहने हैं। बच्चे को हाथ में लेकर कैसे काम करोगी? आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूंगी। ढाबे वाले को उस पर रहम आ जाता है, वो उसे काम पर रख लेता है। बर्तन धोने का काम है, कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी। नीलिमा अपनी बेटी को कमर पर बांधकर ढाबे पर बर्तन धोने लगी। उसे काम के कुछ पैसे मिल जाते थे और अगर कुछ खाना बच जाता तो वो उसे दे देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन नीलिमा अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। उसके एक हाथ में बच्ची थी, उसे उसने अपनी साड़ी से ढक रखा था क्योंकि वो सो रही थी, और दूसरे हाथ में कुछ सामान होता है। तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। जिससे टक्कर होती है वो रुपेश होता है। माफ करना। अब कोई बात नहीं, गलती से गिर गया होगा। आवाज सुनते ही रुपेश चौंक जाता है। ये आवाज बिल्कुल नीलिमा जैसी लग रही है। आप कौन हैं? कहाँ जाना है आपको? नीलिमा भी आवाज सुनकर झट से घूंघट हटा देती है और रुपेश के गले लगकर बहुत रोती है। नीलिमा रुपेश को सब बताती है कि कैसे माँ जी ने और पिताजी ने मिलकर उसे घर से निकाला। रुपेश की सब समझ में आ जाता है। तभी माँ फोन पर तुमसे बात नहीं करा रही थी। पर नीलिमा, तुम हमारी बेटी को लेकर कहाँ रह रही हो? नीलिमा रुपेश को वहीं लेकर जाती है जिस टॉयलेट में वो रह रही थी। छी, कितनी गंदी जगह, बदबूदार, यहाँ रहने की कोई सोच भी नहीं सकता। नीलिमा, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ की वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ा। पर अब मेरे साथ चलो घर, माँ से मुझे बात करनी है। रुपेश नीलिमा को अपने साथ घर लेकर जाता है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? बाहर आइए। बेटे की आवाज सुनकर दोनों दौड़े चले आते हैं। रुपेश के साथ में नीलिमा को भी खड़ा देख दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। बेटा, वो बस कीजिए, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया है। आप माँ होकर एक माँ को कैसे घर से निकाल सकती हैं? वो बेचारी छोटी सी बच्ची को लेकर एक गंदे से टॉयलेट में रह रही थी। छी, मुझे आप दोनों को माँ बाप कहने में शर्म आती है। मैं तो आप सबको अपने साथ लेने आया था, पर नीलिमा और मेरी बेटी ही मेरे साथ जाएंगी, मेरे साथ हमेशा के लिए। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई नाता नहीं। एक हाथ में बच्ची और दूसरे से नीलिमा को थामे हुए रुपेश वहाँ से चला जाता है। परी लोक के
बगीचे में परियां जोर जोर से हंस रही थी। नैना परी, मेरे तो पेट में हंस हंस कर मरोड़ पड़ गए। सचमुच कोकिला परी का जैसा नाम है वैसा ही उसका रंग रूप है। सुबह सुबह राजमहल में आकर मेरा दिन ही खराब कर दिया। वैसे ये पंखी परी है कहाँ? अभी तक आई नहीं। ये तुम्हारे लिए ताजे ताजे बेर तोड़ने गई थी, ये लो खाओ। नैना परी, परी माँ ने आपको बुलाया है। ठीक है, आ रही हूँ। वैसे तू कभी ये सोचती नहीं है कि तू इतनी काली है? तेरे को देखकर सामने वाला क्या सोचता होगा? हम सब देख, रंग रूप में कितनी सुंदर है। तू तो काली है, काली। काली परी, काली परी, आज से हम तुझे कोकिला परी की जगह नया नाम दे रहे हैं। हाँ, आज से तेरा नाम काली परी है। तुम सब ध्यान से सुनो, अब तुम सब कोकिला को काली परी कहकर ही पुकारना। कोकिला सभी परियों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। वो सीधा अपनी माँ मीना परी के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, आज सब परियां मुझे बहुत चिढ़ा रही थी। उन्होंने तो मेरा नाम काली परी रख दिया है। मुझे पता है अब वो मुझे काली परी कहकर चिढ़ाएंगी। कोकिला, यदि परियां तुम्हें चिढ़ाती हैं तो उनकी बातों को दिल पर मत लो और उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अब हंस दो। और हाँ, तुम्हें परी माँ ने बुलाया था, तुम उनके पास होकर आओ। ठीक है माँ, मैं परी माँ से मिलकर आती हूँ। कोकिला परी परी माँ के पास पहुँचती है। परी माँ, आपने मुझे बुलाया? कोकिला परी, स्वर्णलोक की राजकुमारी सोनाक्षी परी का विवाह है। उनके विवाह का निमंत्रण आया हुआ है। हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें राजकार्यों से फुर्सत नहीं है। हम चाहते हैं नैना परी के साथ तुम स्वर्णलोक जाओ ताकि नैना परी को अकेलापन महसूस ना हो। पर परी माँ, मेरे साथ पंखी परी और सुहानी परी भी जा रही हैं, तो मुझे वहाँ भला अकेला क्यों महसूस होगा? आप बेकार में ही कोकिला परी को मेरे साथ भेज रही हैं। नैना परी, यदि तुम जाओगी तो कोकिला परी भी तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी, नहीं तो हम तुम्हें भी जाने की आज्ञा नहीं देंगे। परी माँ नैना परी के साथ कोकिला परी को सोनाक्षी परी के विवाह के लिए स्वर्णलोक भेज देती हैं। रास्ते में नैना परी कुछ देर एक पहाड़ी पर विश्राम के लिए रुकती है। काली परी, हम इस पहाड़ी पर रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। हम कुछ देर पहाड़ी पर घूम कर आते हैं, तब तक तुम हमारे विश्राम की व्यवस्था करो। नैना परी, उस ओर चलते हैं, वहाँ पर सुंदर बाग दिखाई दे रहा है। अरे, जल तो लाना हम भूल ही गए। मुझे आसपास कहीं से पीने का स्वच्छ जल ढूंढना होगा। इससे पहले कि नैना परी आकर मुझ पर चिल्लाए, मैं जल ले आती हूँ। कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो कोई नदी में डूब रहा है। मुझे उन्हें बचाना होगा। रुकिए, मैं आपकी सहायता के लिए आती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मांगो तुम बदले में क्या मांगती हो। मैं एक जादूगरनी हूँ, पर बुढ़ापे के कारण अब मेरे पास कुछ ही शक्तियाँ शेष रह गई हैं, जिसमें से ये जादुई दर्पण बचा है। जादुई दर्पण? हाँ, ये एक ऐसा जादुई दर्पण है जो काले रंग को गोरा बना देता है। सचमुच नानी माँ, क्या मैं भी इस जादुई दर्पण से अपने काले रंग को गोरे रंग में बदल सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम भी गोरा रंग प्राप्त कर सकती हो। एक बार इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखो, उसके पश्चात इस जादुई दर्पण का जादू अपना काम करने लगेगा। कोकिला परी जैसे ही जादुई दर्पण में देखती है, नानी माँ, सचमुच मेरा रंग तो बहुत सुंदर और गोरा हो गया। अब मुझे कोई काली परी नहीं बुलाएगा। अब तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। अब तुम भी सभी परियों की तरह खूबसूरत हो गई हो। पर एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, कल रात तक तुम्हें किसी भी बड़ी से बड़ी मजबूरी में कोई सहायता नहीं करनी। तुम्हें सभी को अनदेखा करना होगा। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम हमेशा के लिए इस रंग को पालोगी। अन्यथा जिस पल भी तुमने किसी की सहायता की, उसी पल तुम वापस अपने काले रंग रूप में आ जाओगी। इस बात का तुम्हें बेहद ध्यान रखना है। ठीक है नानी माँ, बस कल रात तक की ही तो बात है। एक दिन तो यूं ही बीत जाएगा। वैसे भी हम लोग सोनाक्षी परी के विवाह के लिए स्वर्णलोक जा रहे हैं। वहाँ तो मुझे सिर्फ विवाह समारोह में ही शामिल होना है। उसके पश्चात मैं परीलोक वापस आ जाऊंगी। नैना परी ये सब बातें सुन लेती है और मन ही मन एक योजना बनाती है। मैं भी देखती हूँ ये गोरा रंग कैसे पाती है। मैं इसे दोबारा से काली परी बना दूंगी। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि इसे ना चाहते हुए भी किसी की मदद करनी पड़े। अरे कोकिला, तुम्हारा रंग तो काला था, तुम गोरी कैसे हो गई? कोकिला परी सभी परियों को पूरी बात बताती है। अरे वाह कोकिला परी, जादुई दर्पण ने तो तुम्हारा रंग सचमुच गोरा कर दिया। अब तुम भी हमारी तरह सुंदर हो गई हो। सभी परियों को कोकिला से हंसते हुए बात करते देख नैना परी मन ही मन ईर्ष्या कर रही थी। तुम सबकी बातें अगर खत्म हो गई हो तो हमें स्वर्णलोक भी पहुंचना है। सोनाक्षी परी की शादी में यदि हम देर से पहुंचे तो उन्हें बुरा लगेगा। नैना परी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हम समय पर पहुंच जाएंगे।
इस कोकिला परी को तो सबक सिखाना ही होगा, पर करूं क्या? अब तो हम स्वर्णलोक पहुंच गए। मेरे पास आज का ही समय है। आप सबका स्वर्णलोक में स्वागत है। कोकिला परी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। पहले जब मिली थी तब तो शायद बस किसी अपने का आशीर्वाद मिला और मैं सुंदर हो गई। सोनाक्षी परी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो भी कोकिला से ही बातों में लगी हुई है। आखिर क्या करूं कि ये दोबारा से अपने उस काले रूप में आ जाए। नैना परी उपाय सोचती हुई कक्ष में आ गई। तभी उसकी आंख लग गई और वो सो गई। अचानक नैना परी के कक्ष में आग लग गई। नैना परी जल्दी उठो, उठो नैना परी, आपके पंख जल जाएंगे। नैना परी, हम इस कक्ष में नहीं आ सकते, पूरे कक्ष में आग लगी हुई है। कोई सोनाक्षी परी को बुलाओ। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो आज विवाह है। अगर मैं कक्ष के अंदर गई तो मेरे पंख भी जल जाएंगे। कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख जल गए तो मैं हमेशा के लिए परी नहीं रह पाऊंगी। कोई मेरी मदद करो। सुहानी परी, पंखी परी, तुम दोनों तो मेरी मित्र हो और तुम दोनों में से मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। कोई बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। अब क्या करें, मेरे तो विवाह का समय हो रहा है, मेरी बारात आती ही होगी। नैना परी, आपके कक्ष में आग। नैना परी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको बचा लूंगी। रुक जाओ कोकिला परी, अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम फिर से काली हो जाओगी, तुम्हारा ये गोरा रंग समाप्त हो जाएगा। जब तुम उस जादूगरनी से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारे लिए बुरा चाहा, आज खुद मुसीबत में फंसी हुई हूँ। तुम मेरी मदद को मत आओ। कोकिला परी, मेरे पंख जलने दो, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं अच्छी परी नहीं हूँ। नैना परी, आपकी जान से ज्यादा प्रिय मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं। कोकिला परी ने उस वक्त किसी की नहीं सुनी और वो उस आग वाले कक्ष में चली गई और किसी तरह नैना परी को बचाकर उस कक्ष से बाहर ले आई। कोकिला परी ने जैसे ही नैना परी की मदद की, उसी समय कोकिला परी का रंग फिर से काला हो गया, जिसे देख नैना परी रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से आज तुम्हारा रंग फिर से, आज मुझे पता चला तुम हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारी अच्छाई को नहीं पहचाना। नैना परी, आप ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। नैना परी कोकिला परी को गले से लगा लेती है। सोनाक्षी परी की शादी के बाद परी लोग पहुंचकर नैना परी सारी बात परी माँ और मीना परी को बताती है। परी माँ कोकिला परी की बहुत प्रशंसा करती हैं। उस दिन के बाद नैना परी और कोकिला परी आपस में अच्छे मित्र बन जाती हैं। सुहानी परी और पंखी परी भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। तेज बारिश हो रही है। डिटेक्टिव मेहुल एक चोर का पीछा करता है। चोर मेहुल से बचने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मेहुल भी चोर का पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मेहुल बिल्डिंग के पोर्शन के ऑनर से उस चोर के बारे में पूछता है। फर्स्ट ऑनर मेहुल को बताता है वो सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था, उसे कुछ नहीं पता। सेकंड पोर्शन ऑनर भी मेहुल को बताता है वो अपने अंकल आंटी से मिलने गया हुआ था, थोड़ी देर पहले आया है, उसने भी किसी चोर को नहीं देखा। थर्ड पोर्शन ऑनर भी मेहुल को बताता है वो बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था, अभी आया है, उसने भी किसी चोर को नहीं देखा। इन तीनों ऑनर के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद और इनको देखते हुए बता सकते हो इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से झूठ ऑप्शन 3 कह रहा है। ऑप्शन 3 ने कहा था वो बाहर बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था, जबकि उसकी बॉल तो बिल्कुल साफ है, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। इसलिए मेहुल समझ जाता है ऑप्शन 3 झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 3 का झूठ पकड़ लिया था? कमेंट में बताइएगा।